Hello बच्चों, and here I am with the crystal lattice and the unit cell. So in this video lecture I am going to describe what do you mean by the crystal lattice, unit cell का क्या मतलब है आपके लिए, and types and its type. Its का यहाँ पे मतलब यूनिट सेल से है कि यूनिट सेल कितने तरीके का होता है. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल्सो ब्रेवियास लैटिस. तो जैसा कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं दैट द क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन आपके जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are arranged in a regular manner. फाइन. और इनका जो रिपीटिंग पैटर्न होता है, इस रेगुलरिटी की वजह से, जो पैटर्न में अरेंजमेंट में जो रेगुलरिटी है, इसीलिए इनका जो रिपीटिंग पैटर्न है, बार बार जिस पैटर्न में एटम्स अरेंज हैं वो एकदम सेट होता है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. और सपोज कीजिए कि कोई आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है आपके एटम्स का वो ऐसे है, जैसे कि मैं आपके यहाँ पे बना रही हूँ, ऐसा, फिर ऐसे. ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ये जो गोले गोले छोटे छोटे बन रहे हैं, दे आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ठीक है. द पार्टिकल्स आपने अगर एक्सरे टेक्निक से जब देखा तो आपने पाया कि इस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आपको पहले भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं आपके वो कई तरीके के हो सकते हैं. दे मे बी मॉलिक्यूल, दे मे बी एटम, दे मे बी आयन, दे मे बी मेटल एटम ऑल्सो. तो इस तरह का आपको पैटर्न वहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है ना. चूँकि आपने जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इसको ऑब्जर्व किया, है ना, जस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दी पैटर्न, अगर आपने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का इस्तेमाल किया तो आपने पाया कि हर बार, है ना, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से, आपका हर बार जो है, ये आपका हर बार का मतलब है यहाँ पे, ओके, हर रो में ये एक जो रो है, फिर ये वाली जो रो है, ये वाली जो रो है, ये वाली जो रो है, या ये वाली रो है, या जो ये वाली रो है, ईच एंड एवरी रो इज हैविंग द सिमिलर पैटर्न. यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ईच रो इज हैविंग सिमिलर पैटर्न फॉर द arrangement of the constituent particle. यही मेन आपका अंतर भी है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में. वहाँ पे ये जो पैटर्न है बहुत दूर तक नहीं दिखा जाए, हो जाता है 2 रो फॉलो की, 3 रो फॉलो की, उसके बाद पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है. और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी में भी देखना चाहिए हम लोग. आप यहाँ देखिए, द रेगुलर 3-dimensional arrangement of points in a space is called crystal lattice. इसे ही तो हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, यही तो है. ठीक है. हम यहाँ पे ये जो नॉड बना रहे हैं, ये क्या है, ये पोजीशन को डिफाइन कर रहा है. हमने अगर ऐसे बना दिया, हमने फटाफट गोला गोला बनाया और फटाफट लिखते गए कि ये क्रिस्टल लैटिस में ये है, ये है, ये है, ये है, ये. तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द constituent particles which definitely varies from solid to solid. कहीं आयन होगा, कहीं एटम होगा. तो ये जो आप पॉइंट्स बना रहे हैं ऐसे ऐसे करके, जो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ है, और इसे आप कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? यू आर डिफाइनिंग
the position of the constituent particle in the three-dimensional space, and that is called what? That is 3D array. 3D array is called crystal lattice. This is called crystal lattice. और ये जो आप जितने पॉइंट्स बना रहे हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? टेक्निकली दे आर नोन एज लैटिस साइड्स, या इन्हीं को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। ठीक, इन्हीं को क्या बोलेंगे? ये जो नॉट बन रहा है, जो गोला गोला बन रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? पोजीशन ऑफ द, ऑफ कोर्स दे आर इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ द constituent particle, and hence they are known as the lattice site or the lattice point. अब आप NCERT से देखिए एक बारी, आप NCERT से देखिए। NCERT में जो यहाँ ये वाला डायग्राम है, इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेंगे और अब आप आराम से देखेंगे। लेट मी चूज़ अ डिफरेंट कलर। ग्रीन से बना हुआ है, रेड भी यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अ पोर्शन ऑफ अ 3-डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल। इसका फुटनोट है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है, 1 2 ऐसे करके बना रहा है। ठीक है, 3D स्पेस में ये पॉइंट्स को अरेंज कर रहा है कि आपके दिए हुए सॉलिड में इस तरह से आपका अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। जैसे मैंने वहाँ बनाया था वैसे ये यहाँ बना रहा है। ठीक है, ठीक, ये इस तरह से इसने बनाया। उसके बाद इसने क्या किया? इन जो पोजीशंस हैं इन्हें एक लाइन के थ्रू जोड़ दिया। ठीक, यहाँ पे भी आप कर सकते थे इसको, यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते थे, यूँ जोड़ देते हैं, यूँ जोड़ देते हैं। यहाँ पे भी आप काम कर सकते थे, यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते थे बड़ी ही आसानी से, जहाँ मैंने ये एग्जांपल बनाया है। यहाँ पे इसने इन सारे पॉइंट्स को लाइन से जोड़ दिया है। ठीक है, और अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जब ये सारे पॉइंट्स आपके डिफाइन हो गए और आपने इन्हें जब इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया है, यहाँ पे जब जोड़ा है, ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनमें से आप क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा पोर्शन, इन सारी पोजिशनिंग और ये जो एरे आपने बनाया है, इसमें से इसने क्या किया? ये एक छोटा सा पोर्शन इसको यहाँ पे दिखा रहा है और इसे क्या बोल रहा है? यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस आपका क्या है कि जो आपको 3 डायमेंशन में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं उसको जो डिनोट करे। जैसे यहाँ पे मैंने इसे किया है, क्या डिनोट कर रहा है कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। हो सकता है वो यहाँ पे भी कुछ एटम्स हों, ऐसे 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 करके हो, तो जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट करे उसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और आपका जब जो है कि सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स को, आप सभी लैटिस पॉइंट को एक लाइन से जोड़ देते हैं, है ना, उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार एक लाइन से यूँ जोड़ देते हैं, और लाइन से जोड़ने के बाद आपको क्या पता चलता है? यू गॉट टू नो अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस, और उसमें से आप एक छोटा सा पोर्शन, है ना, जैसे सेल पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी में, उसी तरह से एक छोटा सा पोर्शन जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि यही वो पोर्शन है जो बार बार चारों दिशाओं में रिपीट हो रहा है, और जिसके रिपीटिशन की वजह से, है ना, मतलब अगर वो छोटा सा यूनिट ले लें आप, ठीक, और उसको चारों दिशाओं में रिपीट करें तो यू कैन हैव द होल क्रिस्टल लैटिस। यू नीड नॉट टू नो अबाउट दी कि क्या सारे के सारे जितने पॉइंट्स हैं आपके सबका अरेंजमेंट कैसा है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जानने की। आप क्या कीजिए, आप जो है कि अपना यूनिट सेल, जो आपका यूनिट सेल है, जो छोटा रिपीटिंग पोर्शन है, उसको उठाइए और उसको चारों दिशाओं में रिपीट कर दीजिए, एंड यू विल हैव द एंटायर स्ट्रक्चर फॉर द क्रिस्टल। और वो रिपीटिंग जो यूनिट है आपका, उसे ही हम क्या बोलते हैं? दैट रिपीटिंग यूनिट, द स्मॉलेस्ट repeating unit which when repeated
इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मैं जैसे चारों दिशाओं में कह रही हूँ वो यहाँ पे उसे डिफरेंट डायरेक्शंस कह रहा है, विच व्हेन रिपीटेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन generates the structure of whole lattice या entire lattice आप कह सकते हैं, जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं उसे आपको पूरा का पूरा खड़ा कर देगा, सामने पूरी स्ट्रक्चर को खड़ा कर देगा. दैट इज डिफाइंड एज व्हाट? दैट इज डिफाइंड एज द यूनिट सेल. अब हम बात करते हैं कि जो यूनिट सेल्स होते हैं, है ना, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो हियर आई वुड लाइक टू, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ये एक यूनिट सेल का छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है कि ये यूनिट सेल है आपका, ठीक है. एंड यूनिट सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय unit cells are characterized by the their sides A, this is B and this is C, and the angle in between them, that is alpha, beta and the gamma. यहाँ NCERT में भी दिया है, आप देख सकते हैं. यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द 3 एजेस A B C. ठीक है, हो सकता है कि ये जो एजेस हों दे मे बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों हो सकता है. साथ ही साथ जो एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा एंड द गामा, ये जो है कि आपके वही तो बात होगी, अगर परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री होगा, नहीं होगा तो कम या ज़्यादा दोनों हो सकता है. और 10 यूनिट सेल इज़ द कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स. कौन कौन से हो गए? 3 एजेस हो गई, A, B और C, जो कि इसकी एजेस हैं, और आपके 3 एंगल हो गए उनके बीच के, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. एंगल्स बिटवीन दी साइड्स कौन सी? A, B और C. तो इन 6 पैरामीटर्स के बिहाफ पे यूनिट सेल जो है आपका कैरेक्टराइज होगा. साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस के भी कैरेक्टर्स बता दूँ. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. ये मैं बताई हूँ, लेकिन फिर से इसको NCERT के थ्रू पढ़ लेते हैं. जैसे मैंने ऊपर भी कहा था, अभी पहले भी कहा था, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट. वो क्या दिखाता है? वो आपको पोजीशन बताता है. किसकी? कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की क्या पोजीशन है 3 डायमेंशनल स्पेस में. ठीक. दूसरा पॉइंट है ये, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स, ये भी मैं बताई हूँ, हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जगह को दिखा रहा है, उसी को दिखा रहा है. और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, वेरी करेगा, डिफरेंट सॉलिड टू सॉलिड ही वेरी करेगा. जैसा सॉलिड होगा, अगर आयनिक होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका आयन होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो मॉलिक्यूल होगा, मेटालिक सॉलिड होगा तो मेटल एटम होगा, एंड एक्सेट्रा. और ये भी बताया था, देखो तुमको ऊपर, लैटिस पॉइंट को जब तुम ज्वाइन करते हो तो वो तुम्हें क्या बताता है? दे विल टेल यू अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस. सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स. हम लोगों ने देखिए क्या क्या देखा, ये भी ध्यान दीजिए. हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस डिस्कस कर लिया, और क्या डिस्कस कर लिया? साथ ही साथ हमने यूनिट सेल भी डिस्कस कर लिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर classification of the unit cell. Now how the unit cells are going to be classified? So next topic है आपका classification of the, okay, classification of the, let me change the color, classification of the unit cell. ठीक है, तो यूनिट सेल जो है आपके वो मेन 2 ही क्लास हैं इसके. एक आपका क्या है? पहला है आपका प्रिमिटिव, दूसरा है आपका सेंटर्ड. ठीक. अब प्रिमिटिव और सेंटर्ड का क्या मतलब है? प्रिमिटिव यूनिट सेल पूरा लिख लिया जाए, और ये क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको भी लिख लिया जाए. देखो बेटा, यूनिट सेल को यहाँ पे क्यूबिकल माना गया है.
जैसे हमने माना वहाँ पे जब छोटा सा पोर्शन माना नहीं गया, आप जब एरे को जोड़ के छोटा सा पोर्शन निकालेंगे तो वो क्यूबिकल ही आएगा। हाँ, परफेक्ट क्यूब में ए बी सी तीनों की साइड्स बराबर होती हैं और एंगल इन बिटवीन देम 90 डिग्री होता है। लेकिन जब आप ब्रेवियस लैटिस में अभी पढ़ाऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि ये हर जगह ज़रूरी नहीं है कि तीनों जो आपकी साइड्स हैं उनका लेंथ आपस में बराबर हो और एंगल 90 डिग्री हो। तो उसके हिसाब से अब डिपेंडिंग अपॉन दी ए बी सी का लेंथ एंड अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पे जब आप देखेंगे तो आपको 14 तरह के लैटिसेस दिखाई देंगे, वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में हम बोलते हैं ऐसा यूनिट सेल जिसके सिर्फ कॉर्नर पे एटम हो। कितने कॉर्नर है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हम किसको बोलेंगे? द यूनिट सेल विच नहीं, इन विच, यहाँ पे ना, इन विच constituent particles are present only at their corner position। सिर्फ कॉर्नर पे और कहीं नहीं, सिर्फ कॉर्नर पे और कहीं भी नहीं, तब उन्हें आप क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव। और आप सेंटर्ड किसको बोलेंगे? तो यहाँ हम बोलेंगे when constituent particles are not only present at corner, they may be present at some other positions। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कॉर्नर पे नहीं होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ और भी कहीं हो सकते हैं। प्रेजेंट एट सम अदर पोजीशन लाइक फेस सेंटर पे हो सकते हैं या बॉडी के सेंटर पे हो सकते हैं। ठीक है ना? तो अलोंग विद द कॉर्नर पोजीशन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मे बी एट सम अदर पोजीशन, उसे आप बोलेंगे सेंटर्ड। अब आपका सेंटर्ड के अलावा आप आइए देख लेते हैं हम लोग कि सेंटर्ड के क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो सेंटर्ड जो है वो आपका फर्दर क्लासीफाई है 3 में, 1 2 और 3 में। पहला क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल में जो पहला है वो हो जाएगा आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और तीसरा है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, एक एक को आराम से फटाफट डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है ऐसा यूनिट सेल, ये पहले आप एक बना लीजिए इसको, ठीक है, ये हमने यहाँ ऐसे बना लिया, ठीक, जिसके कॉर्नर पे तो एटम हो ही हो, अलॉन्ग विद दैट वन एटम इज़ प्रेजेंट। ऑफ कोर्स एक ही एटम हो सकता है क्योंकि बॉडी सेंटर आपके क्यूबिकल यूनिट सेल का सिर्फ एक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये मिलेगा कैसे? जब चारों बॉडी डायगोनल्स 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर को जोड़ने के लिए आप 4 लाइन का इस्तेमाल करेंगे एंड दे आर नोन एज बॉडी डायगोनल्स। और चारों बॉडी डायगोनल्स म्यूचुअली जहाँ बाइसेक्ट करते हैं उस पोजीशन को हम बोलते हैं क्या? उस पोजीशन को हम बॉडी सेंटर बोलते हैं। तो ये हो गया बॉडी सेंटर। आपके कुल जो इसमें लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स बोलो या साइड्स बोलो, दैट विल बी 8 आपका कॉर्नर और एक आपका क्या? बॉडी सेंटर वाला। तो टोटल नंबर कितना हो गया बेटा? यहाँ पे टोटल हो गया 9। तो बॉडी सेंटर में जो लैटिस साइट या पॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। सेकेंड हम देख लेते हैं
फेस सेंटर देख लेते हैं। तो सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये बोलता है कि देखिए आपका जो यूनिट सेल है, ठीक है, उसके कॉर्नर पे तो आपके हर कॉर्नर यानी 8 कॉर्नर हो गए, तो वहाँ तो एटम होंगे ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। अलॉन्ग विद द कॉर्नर ईच एंड एवरी आपका जो हर आपका ये है क्या, फेस का मतलब आप देखिए कैसे हम बना रहे हैं यहाँ पे। फेस का मतलब आपका ये जो फेस है, ये वाली दीवार के टर्म्स में समझिए, है ना। हर क्यूब की कितनी दीवारें हैं, 6 दीवारें, ये फेस है, ये फेस हुआ। या आपका ये जो है ये फेस है ना। तो ये फेस हुआ, समझ में आ रहा होगा आपको, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। आना तो चाहिए समझ में, फिर भी नहीं आ रहा होगा तो आप जो है कि जो रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं उसमें आप पूछेंगे। सामने वाला फेस देखिए आपका, मैं एकदम सामने वाला जो है उसे मैं यहाँ ग्रीन कलर से कोशिश कर रही हूँ बनाने की, ठीक है। सो दीज आर नोन एज द फेसेस, ठीक। तो इन फेसेस के सेंटर पे भी एक एक एटम हो, जैसे येलो वाली अगर फेस है, ठीक है, तो येलो वाली पे आपका 1, पिंक वाले पे भी 1, ग्रीन वाले पे भी 1, ये 3 में मैंने बनाया। उसके अलावा और 3 है, उन तीनों पे भी होगा, ठीक है। तो फेस का सेंटर आपको कैसे मिलेगा? फेस का सेंटर आपको ऐसे मिलेगा कि अगर ये एक फेस है, ठीक है, क्यूब की, तो इसके 4 कॉर्नर हैं, 1 2 3 और ये 4, ऐसे आप जोड़ दीजिए। इसको फेस डायगोनल बोलते हैं। ये जहाँ बाइसेक्ट करेगा ये इसका फेस सेंटर हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका फेस डायगोनल हो गया। और ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? दिस इज नोन एज योर फेस सेंटर, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लैटिस साइड की बात करें, टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइड्स ऑब्लिक पॉइंट्स की हम अगर बात करें तो 8 कॉर्नर पे तो 8 है ही है, साथ ही साथ हर फेस पे 1, यानी कुल 6। तो दैट विल बी 14 इन केस ऑफ द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट इज द थर्ड टाइप। थर्ड वन इज योर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बोलता है कि along with the corner position, along with the corner position, unit cell will have 2 atoms at their opposite faces, opposite faces। और एक चीज़ याद रखिएगा, एनी क्यूबिकल यूनिट सेल या एनी क्यूब कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल, सिर्फ 2 हो सकते हैं, इसको याद रखने वाले, 2 पॉसिबल अपोजिट फेसेस, 2 ही पॉसिबल हैं आपके पास, उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल हैं, ठीक है। जैसे कि कैसे मैं बोल रही हूँ, इसे भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब अगर मैंने इस वाले फेस की बात की, देखना ध्यान से, ठीक है, हमने अगर इस फेस की बात की तो इसका अपोजिट क्या होगा? ठीक नीचे वाला होगा, हो गया है, हो गया ना, 2 अपोजिट फेस है ना। या अगर हमने दूसरे की बात की, हम दूसरा भी दिखा देते हैं तुमको, देखते चलो, लेकिन 2 ही होंगे, ये याद रखना, इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने इस वाले फेस की बात की, ठीक है, अगर आपने इस फेस की बात की तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट आपका ये वाला फेस होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो यू आर हैविंग ओनली 2 अपोजिट फेसेस। और क्या बोला? बोला कि देखो भाई, कॉर्नर पे तो होगा ही, यानी कॉर्नर पे तो होगा ही, तो ये हमने कॉर्नर पे बना दिया सारे, ठीक, 8। और
जो अपोजिट फेसेस हैं जिनकी संख्या मात्र 2 है उनके भी फेस पे एक एक एटम होंगे। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यानी इन टोटल वी आर हैविंग 8 + 2 दैट इज इक्वल टू दी 10। तो टोटल जो लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट है किसमें किसमें एंड सेंटर में, दैट विल बी 10 ओनली। आई होप तो हमारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ के आने के केस में आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें। कोशिश की जाएगी कि आपके डाउट्स जितने क्लियर हो सकें, जितना हम कर सकें उतना तो ज़रूर करें, ठीक है। नाउ कम टू दी, अब आप यहाँ आ जाइए 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल इन द क्रिस्टल में आइए। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है ना। यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़, इसको आप देख लीजिएगा, खुद से देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है क्यूबिकल, लेट मी हैव माय पेन, ओके। यहाँ पे जो क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बो, और नेक्स्ट पेज पे और भी है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू दी द कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी, दैट इज़ ABC एंड अल्फा बीटा गामा। और ये लगातार वेरी करेगा। कहीं पे तीनों साइड बराबर होंगी, तीनों एंगल बराबर होंगे, कहीं पे 2 साइड बराबर होंगी, तीसरी साइड बराबर नहीं होगी, लेकिन एंगल भले 90 होगा। तो इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे आपका यहाँ पे 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन इन द सेंटर्ड यूनिट सेल इज डिस्कस्ड इन द एनसीईआरटी। आप लोग इसे एक बार देख लेंगे, इसमें कोई डाउट होगा तो इसे पूछा जाएगा, आप लोग पूछिएगा हमसे। उसके अलावा ब्रेवियास लैटिस आप देखिए, आपके 1 मिनट, इसको हम लोग एक बार, ये एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, उसको एक बार देख लेते हैं, ये वाली लाइन, यस, ओके। देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो एरे बना रहे थे ना पार्टिकल की पोजीशन के हिसाब से, है ना, जिसे क्रिस्टल लैटिस हम बोल रहे थे कि कैसे पार्टिकल्स अरेंज हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड में, तो उनके जो अरेंजमेंट के वेरिएशंस हैं डिफरेंट, वो कितने तरीके से पॉसिबल हैं? सिर्फ 14 तरीके से ही पॉसिबल हैं। और उन्हें क्या बुलाया जाता है? दे आर नोन एज ब्रेवियास लैटिसेस। क्यों भाई? क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने वाला था कौन? द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवियास। तो उनके ऑनर में इन सारे लैटिसेस को, जितनी भी 14 पॉसिबल लैटिसेस हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ब्रेवियास लैटिस। ठीक, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम ब्रेवियास लैटिस देख लेते हैं एक बारी। एनसीईआरटी में इन 14 लैटिसेस को बखूबी दिखाया गया है और आप आराम से देखिएगा, देखते चलिए। यहाँ पे 14 तरीके के जो ब्रेवियास लैटिस है उन्हें देखते चलिए। सबसे पहले ये है आपका पहला प्रिमिटिव, जिसमें पार्टिकल्स आर अरेंज ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन। नेक्स्ट आपका देखिए, ये कब है? 3 क्यूबिक लैटिसेस कब हैं? जब इनकी साइड की लेंथ और एंगल 90 डिग्री है, और उसमें 3 तरीके के पॉसिबल हैं, 1, 2 और ये 3, यानी इस तरह के टाइप में आपका 3। तो ये कुल मिला के हो गया आपका, ओके। यहाँ पे इसके अलावा पेन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए स्केल पता नहीं कहाँ से आ गई, जबकि मैंने ली नहीं थी, ओके। तो और ये हो गया 3, यहाँ पे ये 3 हो गया, ये क्या हो गया भाई? ये 3 हो गया, ठीक है। उसके अलावा ऊपर चलिए, 2 टेट्रागोनल बोल रहा है ना, यहाँ पे 2 क्या बोल रहा है? 2 टेट्रागोनल है। कब टेट्रागोनल? कब? जब 1 साइड डिफरेंट इन लेंथ टू दी अदर, यानी हो सकता है कि A और B बराबर हो लेकिन C इक्वल ना हो, लेकिन जो एंगल हो, 2 एंगल्स बिटवीन द फेसेस जो हैं, वो सारे जो एंगल हैं, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये सब के सब कितना है? 90 डिग्री है। तब जो आपका वो मिलता है स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्रागोनल। तो उसमें भी आपके 2 हैं, एक प्रिमिटिव है और एक बॉडी सेंटर है। तो ये कुल मिला के हो गए 2, तो 3 और 2 5 हो गया आपका, ठीक। उसके बाद और आगे बढ़िए, चलिए और आगे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, नेक्स्ट देखा जाए हम लोग, ये देखिए, नेक्स्ट देखने का मतलब है ये 4 ऑर्थोरोम्बिक लैटिस। ऑर्थोरोम्बिक में अनइक्वल साइड्स हैं, साइड्स का कोई मैच नहीं है, और एंगल लेकिन जो है वो सबके बीच में कितना है? 90 ही है। तो वो कितने तरीके के हैं? वो 4, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 आपके यहाँ हो गए। और मोनोक्लिनिक में
जहाँ साइड्स तो अनइक्वल हैं लेकिन एंगल डिफरेंट टू 90, यहाँ पे 90 था, यहाँ पे 90 नहीं है, कुछ और है। उस केस में आपके पास कितने हैं? 2, तो ये 2 आपके यहाँ हो गए। ठीक, उसके अलावा आइए, उसके अलावा चलिए आइए, उसके अलावा आपका हेक्सागोनल लैटिस, वन साइड डिफरेंट इन लेंथ टू द अदर 2 एंड द मार्क्ड एंगल ऑन द फेसेस आर 60 डिग्री। एक ये हो गया, और ये वाला भी देखिए, इसको ऐसे किया जाए, 1 मिनट इसको मिटा लिया जाए वरना ये आपको प्रॉब्लम करेगा समझने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? रोम्बोहेड्रल लैटिस, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, एंगल जो 2 फेस का है, 2 फेस के बीच में है, दैट इज़ लेस देन 90, तो वो ये एक और है, और एक ये लास्ट एक और है। ये ट्राइक्लिनिक लैटिस है जिसमें साइड जितनी भी हैं ए न तो बी के बराबर है न तो सी के बराबर है, और जो एंगल हैं उसमें से कोई भी एंगल आपका अल्फ़ा, बीटा और गामा कोई भी 90 डिग्री के बराबर तो नहीं ही है। उस तरीके के लैटिस को हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक लैटिस, उसमें एक। अब हम लोग जोड़ लिया जाए, चलिए देखिए, इस वाले पेज पे 1 + 1 + 1, ठीक, 3 हो गया, प्लस ऊपर चलिए, ऊपर चलने, अरे ऊपर चलने के लिए आपका 2 यहाँ, ये 2 आपको दिखा, +2, उसके बाद 4, ये यहाँ 4, उसके बाद ये आपका यहाँ 2 और ये आपका यहाँ 3, ये वाला 2 और ये वाला 3 जोड़ लिया जाए तो ये हो गया 3 2 5 4 9, और 9 और 5 कितना हो गया? 14 हो गया। अब आपको शायद समझ में आया होगा, ठीक है, कि ये 14 तरह के ब्रैकियास लैटिस आपके कैसे आते हैं और इन्हें कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और दैट इज़ योर वीडियो लेक्चर नंबर 3। थैंक यू एंड जय हिंद।